हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लीगल सोर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आम पूछे जाने वाले टॉपिक बेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। बेल क्या होती है और बेल कितने प्रकार की होती है। आज इस वीडियो के अंदर हम इस बात को जानते हैं। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में लाया जाता है या किसी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी की आशंका होती है, तो वह व्यक्ति न्यायालय में एक बेल एप्लीकेशन लगाता है ताकि विचारण के दौरान उसे जेल में न रहना पड़े। जमानत का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त को विचारण के दौरान जेल से रिहाई देना होता है और दूसरा अभियुक्त की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए पितृत्व दाखिल कराना होता है। अब हम देखते हैं जमानत कितनी प्रकार की होती है। तो दोस्तों, बेल 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 रेगुलर बेल, नंबर 2 एंटीसिपेटरी बेल, नंबर 3 डिफ़ॉल्ट बेल और नंबर 4 इंटरिम बेल। हम इन सभी को एक एक करके समझते हैं, कौन सी बेल किस प्रकार की है, किस नेचर की है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण हैं। तो देखते हैं नंबर 1 रेगुलर बेल। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाया जाता है या कोई व्यक्ति जुडिशल कस्टडी में होता है, उसकी बेल के लिए जो बेल न्यायालय के समक्ष लगाई जाती है, तो इस प्रकार की बेल रेगुलर बेल होती है। इस प्रकार की बेल में यदि अभियुक्त की बेल एप्लीकेशन स्वीकार की जाती है, तो अभियुक्त को दौरान विचारण उस मामले के निर्णय तक बेल पर रिहा कर दिया जाता है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद जुडिशल कस्टडी में आने के बाद कभी भी इस बेल को लगाई जा सकती है। इस प्रकार की बेल का प्रोविज़न सीआरपीसी की धारा 437 और सीआरपीसी की धारा 439 में होता है। जब रेगुलर बेल की एप्लीकेशन हम मजिस्ट्रेट के समक्ष लगाते हैं, तो वह प्रोविज़न 437 के अंदर आते हैं। यदि रेगुलर बेल की एप्लीकेशन हम सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में लगाते हैं, तो उसके प्रोविज़न सीआरपीसी की धारा 439 के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, दूसरे प्रकार की बेल होती है एंटीसिपेटरी बेल, जिसको हिंदी में हम अग्रिम जमानत कहते हैं। इस प्रकार की बेल जब किसी व्यक्ति को किसी गैर जमानतीय अपराध के लिए गिरफ्तारी की आशंका होती है, तो वह व्यक्ति सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से किसी भी कोर्ट में इस प्रकार की जमानत के लिए या बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके प्रोविज़न सीआरपीसी की धारा 438 में दिए गए हैं। इस प्रकार की जमानत को देते वक्त न्यायालय कुछ बातों को सुनिश्चित करता है, जैसे कि नंबर 1 आवेदक पर लगाए गए आरोप की प्रकृति और गंभीरता। नंबर 2 आवेदक को किसी संज्ञेय अपराध में दोष सिद्धि तो नहीं किया गया है। नंबर 3 आवेदक की न्याय से भागने की संभाव्यता। और नंबर 4 आवेदक पर लगाए गए आरोप का उद्देश्य आवेदक को क्षति पहुंचाना या उसको अपमानित करना है। यदि इन चारों बातों से न्यायालय संतुष्ट हो जाता है, तो वह व्यक्ति की अग्रिम जमानत स्वीकार कर सकता है। इस प्रकार की जमानत का अर्थ होता है, यदि आवेदक को किसी गैर जमानती अपराध के किए जाने के लिए गिरफ्तारी की जाती है, तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अग्रिम जमानत का प्रोविज़न नहीं था, परंतु अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी अग्रिम जमानत की व्यवस्था सरकार द्वारा कर दी गई है। अब उत्तर प्रदेश में भी अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन दी जा सकती है। अग्रिम जमानत कुछ गंभीर मामलों में नहीं दी जा सकती, जैसे कि SC/ST एक्ट के मामले हैं या रेप से संबंधित मामले हैं या गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामले हैं। इनमें अग्रिम जमानत का प्रोविज़न नहीं किया गया है। इस प्रकार के गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत के लिए बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती है। डिफ़ॉल्ट बेल की प्रोविज़न सीआरपीसी की धारा 167 के अंदर किए गए हैं। हालांकि पूरी सीआरपीसी में कहीं भी इस बात को नहीं बताया गया है कि किसी मामले की चार्जशीट कितने दिनों में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी अन्वेषण अधिकारी द्वारा न्यायालय को भेजी जाएगी। परंतु यदि किसी व्यक्ति को जुडिशल कस्टडी में लिया गया है और मामला इस प्रकार का है कि उस मामले में मृत्युदंड
आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा का प्रावधान है और वह व्यक्ति जेल में बंद है। तो इस प्रकार के मामले में विवेचक अधिकारी को चार्जशीट 90 दिनों के अंदर अंदर न्यायालय में भेजनी होगी। यदि 90 दिनों के अंदर इस प्रकार की चार्जशीट नहीं भेजी जाती है तो ये उस विवेचना अधिकारी का डिफ़ॉल्ट माना जाएगा और जो कि व्यक्ति जेल में या न्यायिक अभिरक्षा में बंद है उसका बेल लेने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की बेल को हम डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। इस प्रकार की बेल एप्लीकेशन लगाए जाने के बाद ही दी जाती है, ना कि अपने आप ही उसको बेल मिल जाती है। और इस प्रकार की बेल लेने के लिए यह भी आवश्यक है कि चार्जशीट आने से पहले पहले उसको बेल एप्लीकेशन लगानी होगी। ऐसा नहीं है कि 90 दिन के बाद चार्जशीट आई है और उसके बाद व्यक्ति बेल की एप्लीकेशन लगाता है तो तब उसका अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। 90 दिन गुजर जाते हैं और फिर भी चार्जशीट नहीं आती है और चार्जशीट आने से पहले वह व्यक्ति बेल एप्लीकेशन लगाता है, तब ही उसको ये बेल पाने का अधिकार प्राप्त होगा। इस प्रकार दूसरे मामलों में जिनमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और वह व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में बंद है, तो उस मामले के विवेचना अधिकारी को विवेचना पूर्ण करके उसकी चार्जशीट 60 दिन के अंदर अंदर न्यायालय में भेजनी होगी। यदि इस प्रकार के मामलों में वह विवेचना अधिकारी चार्जशीट भेजने में डिफ़ॉल्ट करता है तो ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट बेल प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा डिफ़ॉल्ट बेल विवेचना अधिकारी के डिफ़ॉल्ट के कारण अभियुक्त को बेल का अधिकार प्राप्त हो जाना होता है, जिसकी प्रोविज़न सीआरपीसी की धारा 167 में दिए गए हैं। यदि कोई मामला ऐसा है जिसके अंदर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास की सज़ा का प्रावधान है और अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में बंद है और उस मामले में विवेचना अधिकारी द्वारा चार्जशीट 90 दिन के अंदर अंदर पेश नहीं की जाती है, तो उस अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। वह न्यायालय में बेल एप्लीकेशन दाखिल करके अपनी जमानत कराने का अधिकार रखता है। और जिन मामलों में 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है, ऐसे मामलों में यदि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है तो विवेचना अधिकारी 60 दिन के अंदर यदि चार्जशीट भेजने में असफल रहता है तो अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, चौथे प्रकार की जो बेल होती है वह है इंटरिम बेल। इस बेल के प्रोविज़न सीआरपीसी में कहीं भी डिस्क्राइब नहीं है और ना ही किसी कानून की किताब में डिस्क्राइब है। ये बेल पूर्णतः जो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है इसके विवेक पर आधारित होती है। इस प्रकार की बेल तब दी जाती है जब किसी बेल पर सुनवाई होती है और वह सुनवाई पूर्ण नहीं हो पाती है तो न्यायालय स्वयं अपने विवेक पर एक तारीख से दूसरी तारीख के बीच में अभियुक्त की बेल स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार की बेल को अंतरिम बेल या इंटरिम बेल कहते हैं, क्योंकि यह बेल विचारण के समाप्त होने तक नहीं होती, एक तारीख से दूसरी तारीख तक के बीच की होती है, इसलिए इसको अंतरिम जमानत कहते हैं। ये चौथे प्रकार की हमारी अंतरिम जमानत। इस प्रकार हमने देखा दोस्तों कि बेल 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 रेगुलर बेल, नंबर 2 एंटीसिपेटरी बेल, नंबर 3 डिफ़ॉल्ट बेल और नंबर 4 इंटरिम बेल। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि हम कानून के पेचीदा मामलों को आसान भाषा में आप लोगों के सामने लाएं और इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि कानून के मामलों को आम भाषा में आम जनमानस तक पहुंचाया जाए। आपको यदि हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।